अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर बेटे। ओपन योर फिजिक्स बुक चैप्टर नंबर 6 बेटे हमने कंप्लीट कर लिया है। पूरा चैप्टर मैंने आपको डिटेल से पढ़ाया। आज हम इस चैप्टर की एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। पेज नंबर 128 अपनी बुक आप लोग ओपन करें। पेज नंबर 128 बेटे ओपन करो। 128 पे आपको यहाँ पे एक्सरसाइज दी गई है, वही हम आज स्टार्ट करेंगे। पहला क्वेश्चन एक्सरसाइज का हमारे पास है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। टेक द करेक्ट आंसर। आपके पास एक क्वेश्चन दिया गया है और उसी क्वेश्चन के आगे आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए होंगे। आपने जो बेस्ट ऑप्शन है, जो करेक्ट ऑप्शन है, उस पर आपने टिक लगाना है। लेट्स स्टार्ट बेटे। 6.1 इन एन आइसोथर्मल चेंज इंटरनल एनर्जी। आपके पास 3 ऑप्शन है। आइसोथर्मल चेंज में इंटरनल एनर्जी जो है वो क्या रहती है, सेम रहती है। तो यहाँ पे आप क्या मेंशन करेंगे, आप यहाँ पे सी पर टिक लगाओगे, रिमेन द सेम। 6.2 फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इज बेस्ड अपॉन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। बेटे एनर्जी का जो लॉ है कंजर्वेशन का, उसी पे ये लॉ बेस करता है। तो आप इसको एनर्जी पे टिक मार्क करेंगे। आगे 6.3 पे चलते हैं। डिवाइस विच कन्वर्ट थर्मल एनर्जी इनटू मैकेनिकल एनर्जी इज कॉल्ड रेफ्रिजरेटर। पार्ट सी पे आपने इसको टिक लगाना है, ठीक है। इसको रेफ्रिजरेटर कहते हैं। नंबर 4 है व्हेन टू ऑब्जेक्ट्स आर मेड इन थर्मल कॉन्टैक्ट हैविंग सेम टेम्परेचर देन दे आर एट। जब सेम टेम्परेचर होगा तो इसका मतलब है वो कौन सा इक्विलिब्रियम होगा, थर्मल इक्विलिब्रियम। पार्ट ए इज़ योर राइट आंसर। ए पे आप लोग यहाँ पे टिक लगाओगे, पार्ट ए थर्मल इक्विलिब्रियम, ठीक है। इस पर आपने टिक लगाना है। क्लियर हो गया, समझ आ गई बेटे। इसका ये है आंसर, इसका ये और इसका ये, सारे मैंने टिक मार्क कर दिए बुक के ऊपर ही। आप लोग अपनी अपनी बुक पे इसको पॉइंट आउट कर लो। नेक्स्ट पेज ओपन करें अपनी बुक का, पेज नंबर 129। 6.5 पे आए बेटे। 6.5 व्हेन द सिस्टम इज एक्सपैंडेड बाय एडिंग हीट एनर्जी देन द वर्क डन विल बी। जब किसी सिस्टम की एनर्जी एक्सपैंड हो रही होती है तो बेटे वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा और सिस्टम के ज़रिए होगा। तो आप सी पर टिक लगाओगे, पॉजिटिव एंड बाय द सिस्टम। नेक्स्ट है 6.6 एनट्रोपी ऑफ अ सिस्टम इज़ अ रिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। तो इसका आंसर है डी इज़ 0। डी पे आप लोग टिक लगाएंगे, ठीक है। डी पार्ट इज़ योर राइट आंसर, इज़ 0। आगे है 6.7 व्हाट हैपन टू इंटरनल एनर्जी ऑफ एन ऑब्जेक्ट व्हेन इट्स टेम्परेचर इंक्रीज। बेटे ये हमने पढ़ा भी था। जब भी किसी भी ऑब्जेक्ट का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो रहा होता है तो उसकी इंटरनल एनर्जी भी क्या होती है, इंक्रीज़ होती है। आपने सी पे टिक लगाना। सी इज़ योर राइट ऑप्शन, डैट इज़ इंक्रीजेज। 6.8 की तरफ आते हैं। द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट की वैल्यू क्या है, डैट इज़ 1.38 इंटू 10⁻⁻28 जूल पर केल्विन। ए इज़ योर राइट ऑप्शन। ए पर टिक लगाएं आप लोग। आगे आते हैं 6.9 पे। इन एन एडियाबैटिक प्रोसेस देयर इज़ नो। बी इज़ योर राइट ऑप्शन, नो एक्सचेंज ऑफ हीट। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट ऑफ एक्सचेंज नहीं होती, ठीक है। एक्सचेंज ऑफ हीट पे आप लोगों ने टिक लगाना बी पे। लास्ट है 6.10 थर्मोडायनामिक्स मोस्टली डील विद। तो बेटे थर्मोडायनामिक्स में मोस्टली हम लोग क्या पढ़ते थे, हम पढ़ते थे कन्वर्जन की चीज़ की, हीट की टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जीज। यानी कि आपका राइट ऑप्शन होगा यहाँ पे डी, कन्वर्जन ऑफ हीट टू अदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी। इस पर आप लोग टिक लगाएंगे। क्लियर हो गया, ये हमारे MCQs कंप्लीट हो गए। अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करेंगे, डैट इज़ शॉर्ट आंसर क्वेश्चन। मैं आपको ओरली बताऊंगी बेटे, आप लोग इसको सुने समझें और इसको अपनी वर्डिंग्स में जो है वो लिखने की कोशिश करें, ठीक है। 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाऊंगी, ठीक है। ये आपके पेपर में एक कंपलसरी एक सेक्शन होता है, ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का। उसमें चॉइस भी होती है। आपने इनके आंसर जो हैं वो टू द पॉइंट देने होते हैं, शॉर्ट आंसर लिखने होते हैं, एक्सप्लेन नहीं करना होता, ज़्यादा डिटेल आंसर यहाँ पे आपने नहीं देना होता। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हमें दिए हुए हैं यहाँ पे। 6.1 है व्हाट इज़ मेंट बाय थर्मल इक्विलिब्रियम, एक्सप्लेन ब्रीफली। इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में आ जाओ तो वहाँ पे हमें थर्मल इक्विलिब्रियम भी दिया हुआ है आप लोगों को डिटेल से, उसकी डेफिनेशन भी दी हुई है बेटे में। और आपने यहाँ पे सिंपल क्या करना है, थर्मल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन लिखोगे और उसकी एग्जांपल्स दोगे। क्या लिखेंगे, जब भी बेटे कोई सी दो बॉडीज़ जिनका टेम्परेचर सेम हो, इसका मतलब है उनकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो भी इक्वल होगी, वहाँ पे कोई भी ड्राइविंग फोर्स नहीं होगी, तो उनके दरमियान में क्या होगा, हीट ट्रांसफ़र नहीं होती, ठीक है। तो इस तरह के सिस्टम को हम लोग क्या कहते हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है।
When two bodies are at the same temperature, it means kinetic energy of particle of each body is equal, so there is no driving force to heat transfer between them. उनके दरमियान में कोई हीट ट्रांसफ़र नहीं होगी ऐसे सिस्टम को, देन द सिस्टम इज सैड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम। और यहाँ पे आप बहुत सारी एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे कि व्हेन वी पुट अ मेटल स्पून इनटू हॉट कप ऑफ कॉफ़ी। सबसे पहले क्या होगा आपको, मतलब एक एग्जांपल मैंने आपको उस टाइम भी दी थी जब पढ़ाया था कि इनिशियली क्या होता है कि कॉफ़ी हॉटर होती है और स्पून हॉटर नहीं होता है। इनिशियली कॉफ़ी ज़्यादा हॉटर होती है एज़ कम्पेयर टू स्पून। जब थोड़ा सा टाइम गुजरता है तो बेटे हीट जो है वो कॉफ़ी से फ्लो होके कहाँ जाती है, स्पून में जाती है, और फाइनली एक टाइम ऐसा आता है जब कॉफ़ी का और स्पून का जो टेम्परेचर है वो सेम हो जाता है। इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, डैट इज़ नोन एज थर्मल इक्विलिब्रियम। और जब थर्मल इक्विलिब्रियम का पॉइंट आ जाता है तो फर्दर जो आगे हीट ट्रांसफ़र है वो नहीं होगी। इज डेट क्लियर? इसके आंसर में आपने बेटे सेम यही राइट करना है जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया। थर्मल इक्विलिब्रियम को आप डिफाइन करोगे और उसकी फिर आगे एग्जाम्पल लिखोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी, हाउ इट इज रिलेटेड टू टेम्परेचर ऑफ एन आइडियल गैस। इंटरनल एनर्जी क्या है, पहले आपने इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन लिखनी है, आपकी बुक में भी लिखी हुई है, मैं भी आपको बता देती हूँ। द सम ऑफ ऑल फॉर्म ऑफ मॉलिक्यूलर एनर्जी सच एज काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। देखो यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, व्हाट इज मेंट बाय इंटरनल एनर्जी, हाउ इट्स रिलेटेड टू टेम्परेचर। इंटरनल एनर्जी की डेफिनेशन तो बेटे मैंने अभी आपको बता दिया, आपने यही डेफिनेशन यहाँ पे राइट करनी है। अपनी बुक के पीछे आओ आप लोग, पेज नंबर 117 ओपन करें अपनी बुक का। यहाँ पे आपको टॉपिक दिया हुआ है इंटरनल एनर्जी, यही आपने इंटरनल एनर्जी लिखना है, इसी को थोड़ा सा डिफाइन करके, और ये इक्वेशन भी यहाँ पे आपने पुट करनी है। बस यहाँ तक ना आपने बोल्ट्जमैन कांस्टेंट तक जो है इधर यहाँ तक ना इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है, ठीक है? क्लियर है ये मेरे को जहाँ पे मैं पॉइंट आउट कर रही हूँ बेटे, यहाँ तक आप इस आंसर इसका राइट करेंगे अपने शॉर्ट क्वेश्चन का। क्लियर हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बेटे। ओपन योर बुक्स, क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन टू डिफरेंट फॉर्म। आपने सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जो है उसको आपने यहाँ पे बेटे स्टेटमेंट उसकी देनी है, लेकिन 2 डिफरेंट फॉर्म्स में देनी है। 2 डिफरेंट फॉर्म्स में मैं आप लोगों को ओरली बता देती हूँ, आप लोग इसको राइट कर लें। पहली स्टेटमेंट की हेडिंग आप लोग देंगे केल्विन स्टेटमेंट। क्या हेडिंग दोगे बेटे? केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट में आपने क्या लिखना है? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल द हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम द हॉट रिजर्वायर into work without rejecting any heat to the sink. Is that clear? लिख लोगे। और दोबारा बोल देती हूँ बेटे, पहली स्टेटमेंट की क्या हेडिंग आप लोग दोगे? केल्विन स्टेटमेंट। केल्विन स्टेटमेंट में आप क्या लिखोगे? इट इज़ इम्पॉसिबल टू मेक अ हीट इंजन विच कन्वर्ट ऑल हीट एब्जॉर्ब फ्रॉम अ हॉट रिजर्वायर इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग एनी हीट टू द सिंक। दूसरी स्टेटमेंट की हेडिंग आप देंगे क्लॉसियस स्टेटमेंट, ठीक है? इसमें आप क्या लिखेंगे? इट इज़ इम्पॉसिबल टू कॉज हीट to flow from a cold body to a hot body without the expenditure of work. दोबारा बोल देती हूँ, इट इज़ इम्पॉसिबल टू काज हीट टू फ्लो फ्रॉम अ कोल्ड बॉडी टू अ हॉट बॉडी विदाउट द एक्सपेंडिचर ऑफ वर्क। बेटे मैं आपको ना इन दोनों की जो स्टेटमेंट मैंने अभी ओरली आपको बताई है, मैं आपको रिटन फॉर्म में ये लिखवा भी देती हूँ, ताकि अगर कोई बच्चा जो है, कोई स्टूडेंट जो है जिसका मिसिंग होगी या नहीं सही समझ आ रही, तो आप लोग जो है ना इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो। हमने यहाँ पे क्या करना है, हम कर रहे हैं 6.3 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स का 6.3 मैं करवा रही हूँ। यहाँ पे आप लोग मेरे साथ साथ लिख लो, इसको अपनी अपनी नोटबुक्स पे उतार लो। 6.3 क्या था? स्टेट सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स इन 2 डिफरेंट फॉर्म्स। पहली फॉर्म का क्या नाम हम देंगे? केल्विन स्टेटमेंट। क्या कहेंगे उसको? केल्विन स्टेटमेंट। आप लोग लिख लो इसको, ठीक है? वैसे तो मैंने ओरली भी आपको बता दिया था, लेकिन आप लोग लिख लें। इट इज़ इम्पॉसिबल to make a heat engine which convert all the heat absorbed
from a hot reservoir into work without rejecting any heat to the sink। ठीक है, एक स्टेटमेंट तो इसकी आपकी बुक में भी लिखी हुई है, ठीक है, बाकी दो मैं यहाँ पे आपको बता रही हूँ। दूसरी कौन सी है आपकी? क्लॉसियस, CLAUSIUS, क्लॉसियस स्टेटमेंट। ये दोनों आप लोग बेटे याद करोगे और इसको राइट भी कर लो, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट में हम क्या लिखेंगे? इट इज इम्पॉसिबल टू cause heat to flow from a cold body to hot body without the expenditure of work। क्लियर बेटे? ये दो स्टेटमेंट हैं, ये दोनों मैंने आपको राइट करवा दिए हैं, दोनों की हेडिंग्स भी मैंने आपको बता दी हैं। अब एज इट इज़ आप लोग इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लो और इसको अपने एग्जाम्स के लिए बेटे अच्छी तरह से प्रिपेयर कर लें। क्लियर हो गया? समझ आ गई बेटे? ये आपने एज इट इज़ ही याद भी कर लेनी है। उसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। हमारा है 6.4, इज इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ हीट इंजन ऑफ 100% एफिशिएंसी, एक्सप्लेन। क्या ये चीज़ पॉसिबल है कि आप ऐसा हीट इंजन कंस्ट्रक्ट कर सकें जिसकी एफिशिएंसी 100% हो? तो इसका आंसर बेटे बहुत सिंपल है, हमने पढ़ा भी हुआ था, नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। आप क्या लिखेंगे? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। इन ऑर्डर टू डिवाइस अ परफेक्ट हीट इंजन, अगर हम चाहते हैं कि हमें एक परफेक्ट हीट इंजन हमने कंस्ट्रक्ट करना है या उसको डिवाइस करना है जिसकी एफिशिएंसी 100% हो, तो बेटे हमें होल एनर्जी यानी कि टोटल पूरी जो हमारी एनर्जी है उसको ट्रांसफ़र करना होता है सोर्स से इनटू वर्क। और ये तब पॉसिबल हो सकता है जबकि हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की वायलेशन करें, जिसमें यह है कि इट इज़ नॉट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ heat engine that will expel heat into the atmosphere without leaving any change on the working substance। आपने जब सेकेंड लॉ ऑफ थर्मल बेटे ये सारा स्टेटमेंट जो मैंने अभी बोली है ना, ये आपकी उसमें लिखी हुई है। देखो हम कोई भी ऐसा हीट इंजन बना ही नहीं सकते, क्योंकि जब भी हीट ट्रांसफ़र होती है तो कुछ ना कुछ हीट का जो है वो लॉस ज़रूर होता है, ठीक है, हमारे एटमॉस्फेयर में। तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है कि ऐसा हीट इंजन बनाया जाए जिसमें एफिशिएंसी जो है वो 100% हमें देखने को मिले। अगर आप अपनी बुक के पीछे आए ना बेटे, जहाँ पे सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दिया हुआ है, वहाँ पे भी ये सारा राइट किया हुआ है जो मैंने अभी बताया है। ये देखें, इट इज़ इम्पॉसिबल टू डिवाइस अ प्रोसेस विच मे कन्वर्ट हीट एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम ए सिंगल रिजर्वायर इंटायरली इनटू वर्क विदाउट लिविंग एनी चेंज इनटू वर्किंग सिस्टम। यानी कि इन शॉर्ट बेटे इट इज़ नॉट पॉसिबल कि हम जो है ऐसा इंजन कंस्ट्रक्ट कर सकें जो कि हमें 100% एफिशिएंसी दे। क्यों? क्योंकि ये जो है सेकंड लॉ जो थर्मोडायनामिक्स का लॉ है उसकी वायलेशन होगी। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स उसकी आप ये स्टेटमेंट दोगे जो यहाँ पे लिखी हुई है, ठीक है, यही आपने वहाँ पे राइट कर देनी है। इज डेट क्लियर? समझ आ गई बेटे? अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 6.5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सेबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। जब मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया था बेटे, मैंने आपको रिवर्सेबल और इरिवर्सिबल प्रोसेसेस में काफ़ी सारे डिफरेंसेस जो हैं वो एक पेपर पे राइट करवाए थे। वो तमाम के तमाम डिफरेंसेस यहाँ पे आपने राइट कर लेने हैं। मैंने काफ़ी सारे लिखवाए थे, आप उसमें से कोई 2 या 3 जो है वो छोड़ भी सकते हो, बाकी सारे लर्न कर लो, ठीक है। रिवर्सिबल प्रोसेस कौन सा होता है? जिसको हम लोग रिट्रेस कर सकें इन एग्जैक्टली रिवर्स ऑर्डर और विदाउट प्रोड्यूसिंग चेंज इन सराउंडिंग, ठीक है। और जो इरिवर्सिबल प्रोसेस है वो प्रोसेस होता है जिसको हम लोग रिट्रेस नहीं कर सकते, विच कैन नॉट बी रिट्रेस। और कॉमन एग्जांपल जो रिवर्सेबल है उसकी आप दे सकते हो बेटे, ट्रांसफॉर्मेशन बिटवीन वाटर इन लिक्विड स्टेट एंड आइस,
मेल्टिंग, फ्रीजिंग, बॉइलिंग, कंडेंसिंग, ये सारे के सारे रिवर्सिबल प्रोसेस हैं। और इरिवर्सिबल प्रोसेस में आप क्या लिख सकते हो बेटे, एक्सप्लोजन। ठीक है, एक्सप्लोजन जो है वो प्रोसेस है इरिवर्सिबल। मैंने आप लोगों को इन दोनों के बेटे बहुत सारे डिफरेंसेस राइट करवाए हुए हैं। आप लोगों ने वही डिफरेंसेस जो है यहाँ पे याद करने हैं। इस चैप्टर के बिल्कुल स्टार्ट में मैंने आपको डिफरेंसेस लिखवाए थे, अगर आपको याद हो तो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.6 वाई एडियाबेट इज स्टीपर देन आइसोथर्म, एक्सप्लेन। ठीक है, एडियाबेट जो है बेटे ये स्टीपर होता है एज कंपेयर टू आइसोथर्म, बिकॉज इन एडियाबैट आपने याद रखना है कि देयर इज नो हीट एक्सचेंज। एडियाबैटिक प्रोसेस में हीट एक्सचेंज नहीं होती, जिसकी वजह से प्रेशर और टेम्परेचर जो है रैपिडली का मतलब होता है बहुत तेज़ी से, बहुत जल्दी जो है वो क्या होता है, चेंज होता है। ठीक है, ड्यूरिंग कंप्रेशन एंड एक्सपेंशन। जबकि अगर हम आइसोथर्मल प्रोसेस को देखें तो ये प्रोसेस जो है हीट एक्सचेंज को अलाउ करेगा। टेम्परेचर यहाँ पे कांस्टेंट रहता है और प्रेशर जो है वो स्लोली यहाँ पे चेंज होता है। ठीक है, तो एडियाबैटिक कर्व जो है वो उसका स्लोप जो है वो ग्रेटर होता है, और आइसोथर्मल कर्व जो है उसका जो बेटे कर्व है वो बहुत ज़्यादा मतलब लो होगा। तो अगर हम ग्राफ भी बनाएं प्रेशर का यहाँ पे तो एडियाबैटिक जो कर्व है वो हमेशा जो है वो क्या आएगा, हमें स्टीपर ही मिलेगा। आप पीछे जाएं, आपकी बुक में यहाँ पे एडियाबैटिक और आइसोथर्मल प्रोसेस दिए हुए हैं, उन दोनों को आपने यहाँ पे डिटेल से जो है वो लिखना है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.7 अ रेफ्रिजरेटर ट्रांसफर हीट फ्रॉम कोल्ड टू हॉट बॉडी, डज दिस वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जस्टिफाई योर आंसर। बेटे हमने रेफ्रिजरेटर को डिटेल से पढ़ा था। ठीक है, पढ़ा था ना बेटे, आपको याद होगा पीछे। तो रेफ्रिजरेटर में आप क्या लिखोगे, नो, अ रेफ्रिजरेटर डज नॉट वायलेट द सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखेंगे। सेकंड लॉ की स्टेटमेंट क्या है कि हीट कैन नॉट स्पॉन्टेनियसली फ्लो फ्रॉम अ कोल्डर बॉडी टू अ हॉटर बॉडी विदाउट एक्सटर्नल वर्क। उसके बाद आपने यहाँ पे रेफ्रिजरेटर के बारे में थोड़ा सा बताना है कि जैसे कि रेफ्रिजरेटर जो है वो हीट ट्रांसफ़र करता है हीट को फ्रॉम कोल्ड स्पेस टू द वार्मर सराउंडिंग। ठीक है, लेकिन ये कैसे करता है, बाय यूजिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी रेफ्रिजरेटर यूज़ करता है टू ड्राइव कंप्रेसर को चलाने के लिए, कंप्रेसर को ड्राइव करने के लिए रेफ्रिजरेटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूज़ करेगा। और इसकी वजह से बेटे वर्क जो होता है वो अलाउ करेगा कि हीट जो है वो फ्लो करे अगेंस्ट नेचुरल डायरेक्शन। ठीक है, तो यहाँ पे आपने यही राइट करना है। आपकी बुक में पीछे रेफ्रिजरेटर दिया भी गया है, ये देखें यहाँ पे, इसी यहीं से देखकर आप इसमें जो है ना 5 to 6 लाइन जो है वो राइट कर सकते हैं। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, वो किस बेस पे उसका किस तरह से वो फंक्शन करता है, ये सारा आप यहाँ से देख के लिखोगे। क्लियर है, कर लोगे बेटे। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.8 एक्सप्लेन ब्रीफली ही डेथ ऑफ यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ एनोट्रोपी। ठीक है, ये आप बताएंगे यहाँ पे। हीट डेथ जो यूनिवर्स की है बेटे वो रेफर करती है पॉसिबल एंड स्टेट को, जब यूनिवर्स रीच कर जाएगा अपनी मैक्सिमम एनोट्रॉपी को। समझ आ रही है मैंने क्या कहा, जब यूनिवर्स जो है उसके एंड स्टेट को ये रेफर करती है जब यूनिवर्स बेटे अपनी मैक्सिमम एनोट्रॉपी को रीच कर जाएगा। मतलब यहाँ पे क्या है कि कंप्लीट डिसऑर्डर होगा, एनर्जी जो है वो इवनली स्प्रेड आउट हो जाएगी। इस स्टेट में तमाम की तमाम एनर्जी डिफरेंस जो है बेटे वो क्या हो जाएगा, एनर्जी जो डिफरेंस है जिससे हम लोग वर्क करते हैं वो डिसअपियर हो जाएगी, एनोट्रॉपी इंक्रीज होती जाएगी, और यूजेबल एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होती जाएगी। ये सारे पॉइंट्स आपने अपने आंसर में राइट करने हैं। और इवेंचुअली आहिस्ता आहिस्ता बेटे एक ऐसा टाइम आएगा जब देयर विल बी नो रीजन ऑफ हाई एंड लो एनर्जी लेफ्ट। हमारे पास कोई ऐसा रीजन नहीं रह जाएगा जिसको हम हाई रीजन ऑफ एनर्जी या लो रीजन ऑफ एनर्जी कह सकें। ठीक है, इसका मतलब क्या होगा कि नो मोर मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, केमिकल वर्क कैन अकर। कोई भी किसी काम का वर्क जो है वो नहीं हो सकेगा। यूनिवर्सल जो है, जो पूरी हमारी कायनात है, जो पूरी यूनिवर्स है बेटे, ये थर्मल इक्विलिब्रियम में चल जाएगी। तमाम के तमाम प्रोसेस जो हैं वो स्टॉप हो जाएंगे। ठीक है, और
कोल्ड में चले जाएंगे, डार्क में चले जाएंगे और पूरा का पूरा स्टेट जो है वो इनएक्टिव हो जाएगा और हम उसको क्या कहेंगे, हम उसको कह देंगे दिस इज़ हीट डेथ। क्या कि उसके लिए वर्ड यूज़ करेंगे हीट डेथ, यानी कि इन शॉर्ट हम ये कहेंगे कि यूनिवर्स जो है वो डेथ हो चुका है इन टर्म ऑफ यूजफुल एनर्जी। क्लियर है बेटे? यही सारा कुछ आपने इस क्वेश्चन के आंसर में राइट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.9 इज इट पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन टू एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ट्रांसफर इट completely into work without rejecting some heat at low temperature? Explain। आप सिंपली बताओगे क्या ये पॉसिबल है कि नहीं, तो आप यहाँ पे क्या बताएंगे? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल। क्या बताओगे बेटे आप? नो इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर अ साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन टू एब्जॉर्ब हीट एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड ट्रांसफर इट कम्प्लीटली इनटू वर्क विदाउट रिजेक्टिंग सम हीट एट लो टेम्परेचर। और यहाँ पे आपने किस चीज़ का हवाला देना? आप लिखेंगे अकॉर्डिंग टू सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स नो हीट इंजन कैन बी 100% efficient because some portion of the heat must always be released into cold reservoir. This is necessary to maintain the cyclic nature of the engine। यहाँ पे अगर आप पीछे आओ बेटे, आपको ये स्टेटमेंट आपकी बुक में मिलेगी। इधर आए, मैं आपको बताती हूँ आपने क्या लिखना है यहाँ पे। ये आया, ठीक है, इट इज़ इम्पॉसिबल, ये आपने यहाँ पे स्टेट लिखनी है। ओके, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की स्टेटमेंट यहाँ पे आप लिखोगे और उसी के बारे में आपने एक दो लाइंस यहाँ पे जो है वो जस्ट जो है उसी को आप डिटेल से थोड़ा सा लिखने की कोशिश करेंगे। ठीक है, सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है ना बेटे? पेज नंबर 122 पे आपका सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लिखा हुआ है, वही लॉ आपने यहाँ पे मेंशन करना है इस क्वेश्चन के आंसर में। ठीक हो गया? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 6.10 यानी कि 6.10 पे चलेंगे। इज इट पॉसिबल फॉर ए साइक्लिक रिवर्सिबल हीट इंजन टू एब्जॉर्ब? इज इट पॉसिबल बेटे, ये तो हमने कर लिया है 6.10, 6.9 हमने कर लिया है। नेक्स्ट पे चलते हैं 6.10 पे। हाउ डज बिहेवियर ऑफ रियल गैसेज डिफर फ्रॉम आइडियल गैस एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर? आइडेंटिफाई द रीजन बिहाइंड दीज डिफरेंसेज बेस्ड ऑन काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेज। आपने बताना है कि जो रियल गैसेज हैं उनका बिहेवियर बेटे डिफरेंट है फ्रॉम आइडियल गैसेज जब हमारे पास प्रेशर हाई हो और टेम्परेचर लो हो। ऐसा क्यों है ये आप बताओगे और रीज़न आपने जो है वो बताने हैं। जब प्रेशर हाई होता है और टेम्परेचर लो होगा तो रियल गैसेस का बिहेवियर जो है वो डेविएट होता है फ्रॉम आइडियल गैस। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी चाहिए ड्यू टू अजम्पशन ऑफ काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, यहाँ पे आप ये मेंशन करेंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी गैस मॉलिक्यूल्स जो हैं दे हैव नेग्लिजिबल वॉल्यूम एंड नो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। आपको पता है इनके दरमियान इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं होती और जब प्रेशर हाई हो जाता है तो गैस मॉलिक्यूल जो हैं ये फोर्स कर जाते हैं, मॉलिक्यूल जो हैं दे आर फोर्स क्लोज टुगेदर और एक्चुअल वॉल्यूम जो है इनका बिकम सिग्निफिकेंटली कंपेयर टू टोटल वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। और जब टेम्परेचर लो होगा तो काइनेटिक एनर्जी जो मॉलिक्यूल्स की है बेटे वो क्या करेगी? वो डिक्रीज हो जाएगी और इंटर मॉलिक्यूलर अट्रैक्टिव फोर्सेस जो हैं वो सिग्निफिकेंट हो जाएंगी। यही सारा कुछ आपने यहाँ पे राइट करना है। ठीक है, आपके चैप्टर के शुरू में ये सारा हमने पढ़ा था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं 6.11 की तरफ। शो डैट एरिया अंडर P-V ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। आपने यहाँ पे बताना है कि P और V का जब हम ग्राफ बनाते हैं तो वो इक्वल होता है किसके? वर्क डन के। इस चीज़ को आपने एक्सप्लेन करना है। आप लोग अपनी बुक के पीछे आएँ। बुक पे आपके यहाँ पे हमारे पास ग्राफ्स दिए हुए थे। पेज नंबर 118 ओपन करो बेटे अपनी बुक का। यहाँ पे टॉपिक है हीट एंड वर्क। हीट एंड वर्क जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो यहाँ पे हमारे पास एक ग्राफ दिया गया था। ये देखें, ये ग्राफ आपने अपने क्वेश्चन नंबर 11 6.11 शो डैट एरिया अंडर P-V ग्राफ इज इक्वल टू वर्क डन। P-V ग्राफ जो है वो वर्क डन के इक्वल होता है। ये चीज़ हमने डिटेल से पढ़ी थी। इसका आंसर मैं आपको पॉइंट आउट कर देती हूँ। यही चीज़ आपने इसके आंसर में राइट करनी है। आपने क्या लिखना है? ये ग्राफ ड्रॉ करना है आपने। ठीक है, ये है वो ग्राफ जो आपसे पूछा हुआ है। फिर यहाँ पे आपने ये सारा राइट करना है। ठीक है, इसके बाद ये तीनों इक्वेशंस आप लिखोगे और वर्क डन कैन बी कैलकुलेटेड बाय द एरिया ऑफ द कर्व अंडर P-V ग्राफ। ठीक है, एज शोन इन द फॉलोइंग डायग्राम। ये डायग्राम भी आप बनाएंगे
और इसी को थोड़ा सारा एक्सप्लेन करेंगे, यानी कि यहीं पे यहाँ से लेकर ये सारी आपने इक्वेशंस यहाँ पे लिखनी है, यहाँ तक ये लिखना है इसके आंसर में, और साथ ये ग्राफ भी ड्रॉ करना है। बेटा क्लियर हो गया कि आपने इस क्वेश्चन के आंसर में क्या चीज़ राइट करनी है। क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन हमारा है 6.12 हाउ इज़ वर्क डन बाय द गैस एंड ऑन द गैस। ठीक है, बाय द गैस एंड ऑन द गैस वर्क डन किस तरह से होता है ये आप यहाँ पे बताओगे। तो सिंपल क्वेश्चन है हमारा कि जब गैस एक्सपेंड करती है, बेटे दो चीज़ें हैं। ठीक है, जब गैस एक्सपेंड करेगी ये पुश करेगी अगेंस्ट द सराउंडिंग, और वर्क जो है वो डन होगा बाय द गैस। नंबर 1 की बात मैं कर रही हूँ। बाय द गैस कैसे वर्क होता है, जब गैस एक्सपेंड होगी तो इट पुशेस अगेंस्ट द सराउंडिंग, तो वर्क इज डन बाय द गैस। इस केस में गैस जो है वो इंटरनल एनर्जी को लॉस कर देती है, और वर्क डन जो है वो क्या होगा, पॉजिटिव होगा। क्या होगा, पॉजिटिव होगा। बेटे मैं पहले नंबर की बात कर रही हूँ। इस केस में हमारे पास वर्क डन क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। और जब दूसरा यहाँ पे लिखा हुआ है ऑन द गैस, तो ऑन द गैस की जब हम बात करेंगे इस केस में क्या होता है कि गैस जो है वो कंप्रेस होगी, सराउंडिंग जो है वो अप्लाई करेगा फोर्स। किस पे अप्लाई करेगा बेटे, सराउंडिंग अप्लाई फोर्स ऑन द गैस, वर्क इज डन ऑन द गैस। इसकी वजह से इंटरनल एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, और वर्क डन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। पहले वर्क डन क्या था, पॉजिटिव था, इस केस में वर्क डन क्या होगा, नेगेटिव होगा। ठीक है, और यही आप यहाँ पे राइट करोगे। ठीक है, तो जो साइन हमने वर्क के यहाँ पे यूज़ किए हैं, द साइन ऑफ वर्क जो है वो डिपेंड करते हैं ऑन वेदर द गैस इज एक्सपैंड और कंप्रेस। ठीक है, तो जब गैस जो है एक्सपैंड करती है तो वर्क डन जो है वो पॉजिटिव होगा, जब गैस कंप्रेस करेगी तो वर्क डन जो है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इज डेट क्लियर बेटे, समझ आ गई इसकी। नेक्स्ट पेज पे चलो। नेक्स्ट पेज पे हमारे पास है पेज नंबर 130। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टिव रिस्पांस क्वेश्चन। इन क्वेश्चंस के आपने साइंटिफिक रीज़न बताने होते हैं और इनको एक्सप्लेन करना होता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनामिक्स रिलेट्स टू द कंसेप्ट ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन। सिंपली हम यहाँ पे क्या बताएंगे, थर्मोडायनेमिक्स जो है बेटे ये डीपली कनेक्टेड है टू द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। स्पेशली जो फर्स्ट लॉ है उसकी स्टेटमेंट आप यहाँ पे लिखेंगे कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट कैन बी चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। और थर्मोडायनेमिक्स में क्या है कि जब हीट हम सप्लाई करते हैं किसी भी सिस्टम को तो इट इंक्रीजेज द सिस्टम इंटरनल एनर्जी, और जब सिस्टम की इंटरनल एनर्जी इंक्रीज़ होती है तो हमें वर्क को परफॉर्म करने में बेटे बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। ठीक है, यही आप लिखेंगे। फिर इसकी कॉमन एग्जांपल लिख दें, जैसे कि इंजन्स हैं, हीट इंजन है, वो क्या करते हैं, एनर्जी को, हीट एनर्जी को ट्रांसफ़र करते हैं किसमें, मैकेनिकल एनर्जी में, और ड्यूरिंग दिस कन्वर्जन कोई भी जो टोटल एनर्जी है उसमें चेंज नहीं आता। यही आपने यहाँ पे जस्ट मेंशन करना है। ठीक है, क्लियर हो गया। 6.2 की तरफ चलते हैं। एक्सप्लेन हाउ थर्मोडायनेमिक्स अप्लाइज टू बियोलॉजिकल सिस्टम सच एज ह्यूमन बॉडी। थर्मोडायनेमिक का जो लॉ है इसको बियोलॉजिकल सिस्टम्स के ऊपर हम किस तरह से अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन बॉडी। सिंपली आपने यहाँ पे क्या बताना है कि बेटे आपने एग्जाम्पल देनी है कि ह्यूमन बॉडी में हम इसको किस तरह से जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। थर्मोडायनेमिक्स को हम बियोलॉजिकल सिस्टम में, जैसे कि ह्यूमन बॉडी है बेटे, इसमें भी हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं कि आपको पता है कि हमारी जितनी भी बॉडी में लाइफ फंक्शनल होते हैं, जितनी भी हमारी बॉडी में फंक्शनिंग हो रही है, तमाम के तमाम फंक्शंस में एनर्जी जो है उसका ट्रांसफ़र होता है। ठीक है, ये तो पता ही है ना आपको। बॉडी जो है वो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स जो है उसको फॉलो कर रही है, किस तरह से कि वो मैकेनिकल एनर्जी और यहाँ पे हीट जो है वो आ रही है हमारे पास कैसे। जब हम फूड लेते हैं ना, जब हम खाना खाते हैं तो वही फूड जो है उसको कन्वर्ट करती है हमारी बॉडी इनटू मैकेनिकल एनर्जी एंड हीट, यानी कि यहाँ पे एक कन्वर्जन हो रही है। केमिकल एनर्जी कहाँ से आ रही है, फूड से आ रही है। ठीक है, जब हम खाना खाते हैं तो फूड से केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होगी किस में बेटे, मैकेनिकल एनर्जी में और हीट में। ये तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स हो गया। अगर हम सेकंड लॉ की बात करते हैं तो तमाम के तमाम प्रोसेस जो हमारे डाइजेशन में हैं वो सारे के सारे प्रोसेस जो हैं दे आर जस्ट लाइक सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। जैसे कि हमारी मसल्स की मूवमेंट्स हैं, हमारे नर्व सिग्नल्स हैं, डिफरेंट टाइप के जो वाइटल एक्शंस हैं, ये तमाम के तमाम जितने भी फंक्शंस हैं बेटे दे आर ऑल एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन। ठीक है, इसके अलावा
हमारी बॉडी में एनर्जी मेंटेन की जाती है, एनर्जी का बैलेंस, हीट जनरेट होती है और हम डिफरेंट टाइप के जो नेसेसरी काम हैं, जो वर्क हैं, वो सारे के सारे परफॉर्म करते हैं। इज़ दैट क्लियर? यही आप यहाँ पे मेंशन करेंगे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बेटे। अ गैस इज एक्सपेंडिंग एडियाबैटिकली, एक्सप्लेन व्हाट हैपन टू टेम्परेचर एंड प्रेशर ऑफ द गैस। अगर कोई गैस में एडियाबैटिक एक्सपेंशन हो तो गैस जो है वो एक्सपेंड करती है, उसी को आप एक्सप्लेन करेंगे। तो एडियाबैटिक एक्सपेंशन हमने डिटेल से पढ़ी थी बेटे, सारी की सारी आप यहाँ पे राइट करोगे। मैंने आपको पॉइंट वाइज बड़ी अच्छी पैराग्राफ की फॉर्म में राइट करवाई थी, वही आपने यहाँ पे राइट करनी है। एडियाबैटिक एक्सपेंशन में गैस एक्सपेंड करती है विदाउट हीट एक्सचेंज विद इट्स सराउंडिंग, और यहाँ पे जो वर्क डन होता है वो कैसे होता है, बाय पुशिंग अगेंस्ट एक्सटर्नल प्रेशर, और इंटरनल एनर्जी जो है वो रिड्यूस होगी, टेम्परेचर जो है वो ड्रॉप कर जाएगा, टेम्परेचर फॉल करेगा, जिसकी वजह से प्रेशर भी डिक्रीज कर जाएगा। यानी कि एडियाबैटिक एक्सपेंशन में बेटे टेम्परेचर और प्रेशर दोनों जो हैं वो डिक्रीज़ करते हैं, और एडियाबैटिक प्रोसेस हमारे इस चैप्टर में डिटेल से दिया गया है, आप वहाँ से भी जो है देख के राइट कर सकते हो। इसका आंसर क्लियर हो गया। तो आज हमने अपनी चैप्टर नंबर 6 की पहला क्वेश्चन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं, थर्ड है कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स क्वेश्चन के फर्स्ट 3 पार्ट्स मैंने आपको कंप्लीट करवा दिए। इनको आपने अच्छी तरह से लर्न करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई कन्फ्यूजन होती है तो फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। यहीं पे अपना टॉपिक मैं ख़त्म करूँगी। इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपनी रिमेनिंग एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और मुझे यहीं पे इजाज़त दें। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। टिल देन अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।